परिचय। रवि, खिड़की खोल दो बेटा, ताकि कुछ ताजी हवा कमरे में आ सके। हाँ, जरूर पिताजी। पिताजी, खिड़की से आते हुए सूर्य के प्रकाश में धूल कण क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि वायु में धूल कण होते हैं, इसलिए ये एक कोलाइड है। ये धूल कण प्रकाश को बिखेर देते हैं। उनके आकार बड़े होते हैं तथा नंगी आंखों से दिखाई पड़ते हैं। ये कण वायु में टेढ़े मेढ़े तैरते हुए प्रतीत होते हैं। ये घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। अच्छा पिताजी, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, किंतु मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहता हूँ। बेटे, इसके बारे में अधिक जानने के लिए तुम्हें पृष्ठ रसायन को पढ़ना होगा। छात्रों, आज हम लोग पृष्ठ रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पृष्ठ रसायन को परिभाषित करना, अधिशोषण की क्रियाविधि को समझना, अधिशोषण को वर्गीकृत करना, अधिशोषण के अनुप्रयोगों के बारे में जानना, उत्प्रेरक को परिभाषित तथा वर्गीकृत करना, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि का विश्लेषण करना, कोलाइड को परिभाषित तथा वर्गीकृत करना, कोलाइड बनाने की विधियों को जानना, कोलाइड विलयन के गुणों की व्याख्या करना, टिंडल प्रभाव तथा इलेक्ट्रोफोरेसिस को परिभाषित करना, पायस की परिभाषा देना, कोलाइडों के अनुप्रयोगों के बारे में जानना। परिभाषा। पृष्ठ रसायन भौतिक रसायन की वो शाखा है जो अंतरा पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं अर्थात दो प्रावस्थाओं को अलग करने वाली सीमा का अध्ययन करता है। ठोस 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 द्रव अंतरा पृष्ठ प्रसिद्ध है। क्योंकि गैसें पूर्णतः मिश्रणीय हैं, वे अंतरा पृष्ठों का निर्माण नहीं करती हैं। अंतरा पृष्ठ केवल कुछ अणुओं की मोटाई है, किंतु इसका क्षेत्रफल प्रावस्थाओं के कणों के आकार पर निर्भर करता है। अधिशोषण। किसी पृष्ठ या द्रव या ठोस पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करने तथा धारण करने की घटना, जिसके कारण स्थूल प्रावस्था की तुलना में पृष्ठ पर अधिक से अधिक सांद्रण होता है, अधिशोषण कहलाता है। उदाहरण, जब ऑक्सीजन गैस को एक ऐसे बंद पात्र में जिसमें चूर्ण चारकोल होता है लिया जाता है, तो पात्र के अंदर का दाब घट जाता है। ये चारकोल की सतह पर गैस कणों के अधिशोषण के कारण होता है। अधिशोषण के दौरान ठोस के पृष्ठ पर संचित पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। वो पृष्ठ जिस पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषण तथा अवशोषण। वो घटना जिसमें पदार्थ किसी ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है, अवशोषण कहलाता है। ये ठोस के स्थूल में संपूर्ण पृष्ठ पर पदार्थ का प्रवेश है। उदाहरण, जब किसी स्पंज को किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो वो द्रव के कुछ अणुओं को अवशोषित करता है। चलिए अधिशोषण तथा अवशोषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर करें। अधिशोषण के अंतर्गत अणुक स्पीशीज के स्थूल में तथा पृष्ठ पर असमान वितरण होता है, जबकि अवशोषण में अणुक स्पीशीज के स्थूल में समान वितरण होता है। अधिशोषण प्रारंभ में तेज गति से होता है तथा साम्यावस्था के निकट धीमा पड़ जाता है, जबकि अवशोषण एक समान गति से होता है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण पदार्थ के संपूर्ण भाग में होता है। शोषण तथा विशोषण। शोषण। कभी कभी अधिशोष्य अधिशोषक में लुप्त हो जाता है। प्रारंभ में अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर दिखाई पड़ता है एवं बाद में अधिशोषक के स्थूल में चला जाता है। इस प्रकार अधिशोषण अवशोषण में बदल जाता है। अवशोषण तथा अधिशोषण के समकालिक होने की घटना शोषण कहलाती है। विशोषण। किसी अधिशोष्य पदार्थ को अधिशोषक पदार्थ की सतह से जिसमें ये अधिशोष्य है हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। अधिशोषण की क्रियाविधि। जब अधिशोष्य के एक मोल का अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषण होता है,
तो इस प्रकार प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। अधिशोषण हमेशा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तथा अधिशोषण की एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है। जब अधिशोष्य अणुओं का किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषण होता है तो उनकी मुक्त गति सीमित हो जाती है तथा एंट्रोपी घट जाती है। अधिशोषण सतत होती है, अतः अचर ताप तथा दाब पर गिब्स की मुक्त ऊर्जा घट जाती है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच घटा टी डेल्टा एस। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोष्य अणु तथा अधिशोषक के बीच विद्यमान बलों की प्रकृति के आधार पर अधिशोषण को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण: यदि अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच उपस्थित आकर्षण बल वंडर वॉल बल हो तो अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। क्योंकि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच उपस्थित बल बहुत कमजोर होता है, इसलिए इस प्रकार के अधिशोषण को ऊष्मा प्रदान कर अथवा दबाव घटाकर आसानी से बदला जा सकता है। रासायनिक अधिशोषण: यदि अधिशोष्य कणों तथा अधिशोषक के बीच उपस्थित आकर्षक बल उतना ही हो जितना कि रासायनिक आबंध के बीच बल होता है तो अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। क्योंकि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच उपस्थित आकर्षक बल काफी प्रबल होता है, अतः इस प्रकार के अधिशोषण को आसानी से नहीं बदला जा सकता है। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। भौतिक अधिशोषण की निम्न एंथैल्पी प्रायः शून्य से नीचे 25 किलो जूल प्रति मोल होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की उच्च एंथैल्पी प्रायः शून्य से नीचे 200 किलो जूल प्रति मोल होती है। भौतिक अधिशोषण में आकर्षण के बल वांडर वॉल्स के बल होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में आकर्षण के बल रासायनिक आबंध के बल होते हैं। भौतिक अधिशोषण अक्सर निम्न ताप पर होता है तथा ताप के बढ़ने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है। भौतिक अधिशोषण गैस के द्रवीकरण से संबंधित है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण का विस्तार साधारणतः गैस के द्रवीकरण से संबंधित नहीं है। भौतिक अधिशोषण प्रायः अधिशोषक की सतह पर बहु अणु का निर्माण करता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अधिशोषक की सतह पर एकल अणु का निर्माण करता है। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिशोषण समतापी: अचर ताप पर दाब के साथ अधिशोषक द्वारा अधिशोष्य गैस की मात्रा में परिवर्तन को एक वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समताप कहते हैं। निम्न ताप पर आलेख लगभग सरल तथा प्रवण्य होता है, अतः अधिशोषण की विस्तार x और m का अनुपात गैस के दाब का सीधा अनुपाती होता है। इसे x बटा m जो p पर घातांक 1 के अनुक्रमानुपाती है, इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उच्च ताप पर अधिशोषक पृष्ठ संतृप्त होता है तथा तब अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर आश्रित नहीं होती है। इसे x बटा m जो p पर घातांक 0 के अनुक्रमानुपाती के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे x बटा m अनुक्रमानुपात p पर घातांक 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ट्रायंगलिक समतापी वक्र। दाब के सीमित प्रसार में x बटा m का मान p की घात 1 तथा 0 के बीच निर्भर करेगा। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: x बटा m का मान p की घात 1 से 0 के बीच के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, अथवा x बटा m का मान p की घात 1 बटा n के मान के
अनुक्रमानुपाती होता है, जहां n का मान 1 से अधिक होता है। अथवा इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, x बटा m का मान k को p की घात 1 बटा n से गुणा करने के समान होता है। k तथा n अचर राशियां हैं, जिसका मान किसी निश्चित ताप पर उस गैस तथा अधिशोषक ठोस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोनों तरफ लघु गणक लेने पर हमें प्राप्त होता है log x बटा m बराबर log k जमा 1 बटा n log p। log x बटा m तथा log p के बीच खींचा गया आलेख एक सरल रेखा है। रेखा की ढाल 1 बटा n के बराबर है तथा log x बटा m अक्ष पर अंतःखंड log k के तुल्य होती है। अधिशोषण के अनुप्रयोग। गैस मास्क, इनमें सक्रिय चारकोल या अधिशोषकों का एक मिश्रण होता है तथा जिसका उपयोग विषाक्त गैसों वाले वातावरण में सांस लेने के लिए किया जाता है। रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए। जानतव चारकोल अशुद्धि के रूप में रंगीन पदार्थ को विलयनों से हटा देता है, जो चारकोल पर मुख्यतः अधिशोषित हो जाता है। उदाहरण के लिए अस्थि चारकोल का उपयोग चीनी उद्योग में रंग हटाने के लिए किया जाता है। आर्द्रता पर नियंत्रण। सिलिका तथा एल्यूमिना जेल का उपयोग नमी को हटाने तथा आर्द्रता पर नियंत्रण करने के लिए अधिशोषक के रूप में किया जाता है। अधिशोषण सूचक रंजक जैसे कि इओसिन तथा फ्लोरोसिन का उपयोग ब्रोमाइड विलयन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ अनुमापन में किया जाता है। सिल्वर हैलाइड के अवक्षेप में इन रंजकों को अवशोषित करने के गुण होते हैं तथा इस प्रकार अणुमापन के अंतिम बिंदु पर अभिलाक्षणिक गहरे रंग उत्पन्न करते हैं। रोगों के उपचार में कई औषधियां कीटाणुओं को उन पर अधिशोषित होकर उसे मार डालती हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए आयन विनिमय राल का उपयोग जल की कठोरता को हटाने में किया जाता है। अधिशोषण के कुछ अन्य अनुप्रयोग। विषमांगी उत्प्रेरण। औद्योगिक महत्व की कई गैसीय अभिक्रियाएं हैं जिनमें ठोस उत्प्रेरक होते हैं। ठोस सतहों पर अभिकर्मकों के अधिशोषण से अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अमोनिया तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण तथा तेलों का हाइड्रोजिनेशन। वर्णलेखकीय पृथक्करण। मिश्रणों के यौगिकों, विशेषकर कार्बनिक यौगिकों को वर्णलेखकीय विश्लेषण द्वारा पृथक किया जा सकता है तथा पहचाना जा सकता है, जो अधिशोषण की घटना पर आधारित है। उदाहरण के लिए पतली सतह वर्णलेखकीय, पेपर वर्णलेखकीय तथा गैस द्रव वर्णलेखकीय। झाग प्लवन विधि। चीड़ के तेल एवं झाग कारक युक्त जल में पुल्वेराइज्ड अयस्क तैरते रहते हैं। जब वायु के झोंकों को इसमें प्रवाहित किया जाता है तो अयस्क के कण वायु तेल के कण अंतरा पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं तथा झाग के रूप में सतह पर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि से होता है। अक्रिय गैसों का पृथक्करण। भिन्न भिन्न तापों पर चारकोल द्वारा गैसों की अधिशोषण की डिग्री में अंतर होने के कारण अक्रिय गैसों के मिश्रण को नारियल चारकोल पर अधिशोषण द्वारा पृथक किया जा सकता है। उत्प्रेरण। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं बिना सक्रिय हुए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है तथा अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उदाहरण के लिए जब पोटेशियम क्लोराइड को 653 से 873 केल्विन के ताप प्रसार में गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे विकसित होकर डाई ऑक्सीजन देता है। किंतु यदि अल्प मात्रा में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो विघटन 473 से 633 केल्विन ताप पर होता है तथा डाई ऑक्सीजन तीव्र गति से
मुक्त होती है। कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है। कोई उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के लिए MnO2 की उपस्थिति में KClO3 का विघटन। कोई उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के लिए टेट्राइथाइल लेड को इंजन की आवाज को रोकने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है। उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, समांगी उत्प्रेरण तथा विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, जब अभिकर्मक तथा उत्प्रेरक समान अवस्था में होते हैं, ये समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लेड चैम्बर प्रक्रम में सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फर ट्राइऑक्साइड में होता है। अभिकर्मक SO2 तथा O2 एवं उत्प्रेरक NO सभी समान गैसीय अवस्था में हैं। विषमांगी उत्प्रेरक, जब अभिकर्मक तथा उत्प्रेरक भिन्न अवस्था में होते हैं, ये विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन से एवं ZNO जमा Cr2O3 का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग से मिथेनॉल का निर्माण अभिकर्मक गैसीय अवस्था में होता है तथा उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है। विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक की सक्रियता ठोस उत्प्रेरक की सतह पर सीमित रहता है। विषमांगी उत्प्रेरण निम्न चरणों में होता है। अभिकर्मक का विसरण उत्प्रेरक की सतह से, अभिकर्मकों का अधिशोषण ठोस उत्प्रेरक की सतह पर, अधिशोष्य अभिकर्मक अणुओं का मध्यवर्ती निर्माण के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है जो अभिकर्मक यौगिक कहलाती है। उसके बाद अभिकर्मक यौगिक टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद पुनः उत्प्रेरक की सतह से विकसित होता है जो विशोषण कहलाता है। उत्प्रेरक सतह से दूर उत्पाद अणुओं का विसरण। ठोस उत्प्रेरक की प्रकृति। धातुओं, मिश्र धातुओं, धातु ऑक्साइडों, धातु सल्फाइडों अथवा इनके मिश्रणों का साधारणतः उपयोग ठोस उत्प्रेरक के रूप में होता है। ठोस उत्प्रेरक के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सक्रियता, किसी उत्प्रेरक की रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने की क्षमता सक्रियता कहलाती है। ये उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के दर को बहुत अधिक बढ़ा देती है तथा कुछ अवस्थाओं में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर 10 की घात 10 गुना अधिक तेज हो जाती है। उदाहरण के लिए शुद्ध H2 तथा O2 का मिश्रण अभिक्रिया नहीं करता है, किंतु प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वे प्रचंड रूप से अभिक्रिया करते हैं तथा जल निर्मित करते हैं। चयनात्मकता, यह किसी उत्प्रेरक की किसी अभिक्रिया को कोई विशेष उत्पाद उत्पन्न करने के लिए निर्देश देने की क्षमता है। उदाहरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर भिन्न भिन्न उत्पाद देती हैं। जियोलाइटों का आकार चयनात्मक उत्प्रेरण, वह उत्प्रेरक प्रतिक्रिया जो उत्प्रेरक की छिद्र संरचना तथा अणुओं के अभिकर्मक एवं उत्पाद के आकार पर निर्भर करता है, आकार चयनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। जियोलाइट्स अच्छे आकार का चयनात्मक उत्प्रेरक है क्योंकि उनमें शहद की छत्ते जैसी संरचना होती है। वे सिलिकेटों के त्रिविमीय नेटवर्क के साथ सूक्ष्म रंध्र युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट हैं, जिनमें सिलिकन के कुछ परमाणुओं का विस्थापन एल्यूमिनियम के परमाणुओं द्वारा हो जाता है। जियोलाइट में होने वाली अभिक्रियाएं अणुओं के अभिकर्मक तथा उत्पाद के आकार तथा आकृति पर निर्भर करते हैं। साथ ही जियोलाइट के रंध्रों तथा गुहिकाओं पर भी निर्भर करता है। जियोलाइट का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में पेट्रो रसायन उद्योगों में हाइड्रोकार्बनों के भंजन तथा समावयवता के लिए किया जाता है। एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है
जो पौधे तथा जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं। उनका जैव रसायन प्रक्रियाओं में महत्व के कारण जैव रसायन उत्प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। लगभग सभी एंजाइम उच्च आणविक द्रव्यमान सहित जटिल प्रोटीन अणु हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसी विशेष कोशिकाओं में औसतन 3000 भिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एंजाइम की एक विशेष उत्प्रेरकी अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, दूध दही में बदलने के लिए दही में उपस्थित लैक्टोबैसिली एंजाइम। एंजाइम उत्प्रेरण के गुण। एंजाइम जल में कोलाइडल विलयन बनाते हैं और इसलिए वे बहुत सक्रिय उत्प्रेरक हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरकों के सदृश वे किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अंतिम साम्यावस्था को अव्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। वे स्वभाव में अति उच्च प्रकृति के होते हैं। एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। वे ताप के प्रति उच्च प्रकृति के होते हैं। उनकी सक्रियता के आदर्श तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वे 70 डिग्री सेल्सियस पर सक्रियता विहीन हो जाते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक की अल्प मात्रा बड़े परिवर्तन के लिए पर्याप्त होती है। वे अवरक्त किरणों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। उनकी क्षमता वैद्युत अपघटक की उपस्थिति में घट जाती है। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम अपनी क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। किसी एंजाइम की अति विशिष्टता कुछ विशिष्ट सतह की उपस्थिति के कारण होती है, जो सक्रिय सतह कहलाती है। यह सक्रिय सतह कुछ क्रियाशील समूहों की उपस्थिति से जुड़ी होती हैं, जो अधास्तरीय अणु के साथ कुछ कमजोर अन्योन्य क्रियाएं करती हैं। किसी दिए हुए एंजाइम पर सक्रिय सतह की आकृति इस प्रकार होती है कि केवल विशिष्ट अध स्तर इससे बन सकता है। अधा स्तर के साथ सक्रिय सतह का इस विशिष्ट आबंध के कारण एंजाइम अधा स्तर यौगिक का निर्माण होता है। इस जटिल में अधा स्तर अणु अभिक्रिया की सहायता करने के लिए उचित स्टेरिक झुकाव पर स्थित होते हैं। उचित झुकाव प्राप्त करने के बाद अधा स्तर अणु उत्पाद निर्माण के लिए अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि उत्पाद अणुओं का एंजाइम सतह से कोई संबंध नहीं होता है, वे शीघ्र ही सतह को छोड़ देते हैं ताकि नए अधा स्तर अणु सक्रिय सतह से बन जाएं। कोलाइड। कोलाइड एक विषमांगी निकाय होता है, जिसमें किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण, जिसका व्यास 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, एक अन्य पदार्थ के सतत माध्यम में परिक्षेपित रहता है। उदाहरण के लिए, दूध, दाढ़ी बनाने वाला झाग, जेली तथा पेंट। कोलाइडल विलयन प्रकृति में विषमांगी होता है तथा इसकी कम से कम 2 अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपित माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था ये अल्प अनुपात में उपस्थित अवयव है तथा कोलाइडल विमाओं के कणों को रखता है। परिक्षेपण माध्यम वो माध्यम जिसमें कोलाइडल कण परिक्षेपित होते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। कोलाइड की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकते हैं। अतः परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडल तंत्र 8 प्रकार के होते हैं। रॉक सॉल्ट ठोस विलयन का एक उदाहरण है। पेंट विलयन का एक उदाहरण है। धुआं एरोसोल का एक उदाहरण है। पनीर जेल का एक उदाहरण है। दूध इमल्शन का एक उदाहरण है। कोहरा द्रव एरोसोल का एक उदाहरण है। रबर ठोस फोम का एक उदाहरण है और साबुन का छाल फोम का एक उदाहरण है। कोलाइडों में अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर कोलाइडों को 2 भागों में बांटा जाता है। द्रवरागी कोलाइड परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों में परिक्षेपण माध्यम के प्रति
अधिक स्नेह होता है। निलंबित कण तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच लग रहे प्रबल आकर्षक बलों के कारण वे स्वयं स्थायी होते हैं। वे स्वभाव से उत्क्रमणीय होते हैं। वे आंतरिक कोलाइट के रूप में प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए गोंद, मंड, जिलेटिन तथा एल्ब्यूमिन। द्रव विरागी कोलाइट। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को परिक्षेपण माध्यम से कोई स्नेह नहीं होता है, बावजूद इसके कि वो परिक्षेपण माध्यम से घृणा करते हैं। वे आसानी से तैयार नहीं होते हैं तथा उनके संरक्षण के लिए स्थिरीकरण एजेंट की आवश्यकता होती है। वे अनुत्क्रमणीय होते हैं। उन्हें गौण कोलाइड भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सोने, चांदी तथा Fe2OH3 के सॉल। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की प्रकृति के आधार पर कोलाइट के 3 प्रकार होते हैं। बहुआण्विक कोलाइट। इस प्रकार के कोलाइडों में कोलाइडल कण परमाणुओं का औसत या 1 नैनोमीटर से कम आकार के छोटे अणु हैं। ये अणु औसतन वान डर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए सोने का सॉल कई आकारों वाले कण हैं जो कई सोने के परमाणुओं के समूह हैं। वृहदाण्विक कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइडों में कोलाइडल कणों के बड़े अणु होते हैं जिसके कोलाइडल विमा होते हैं। उनके बहुत उच्च आणविक द्रव्यमान होते हैं जिनमें हजारों लाखों विविधता होती हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन, सेल्यूलोज, नायलॉन तथा प्लास्टिक। सहचारी कोलाइड यानी मिसेल। इस प्रकार के कोलाइड्स निम्न सांद्रण पर सामान्य एवं प्रबल विद्युत अपघटक की तरह व्यवहार करते हैं, किंतु उच्चतर सांद्रता पर पुंजकणों के निर्माण के कारण वे कोलाइड विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। उदाहरण साबुन तथा अपमार्जक। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। मिसेल का निर्माण केवल निश्चित सांद्रता से अधिक पर होता है, जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता यानी सीएमसी कहते हैं, तथा एक निश्चित ताप से ऊपर पर होता है, जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। मिसेल का निर्माण पृष्ठ सक्रिय अभिकर्म कणुओं द्वारा होता है। इन अणुओं में द्रव रागी तथा द्रव विरागी सिरे होते हैं। उदाहरण सोडियम स्टीयरेट। जब साबुन के विलयन तनु होते हैं तथा सांद्रण सीएमसी से नीचे होता है, तब सोडियम स्टीयरेट एक सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। जब सांद्रण सीएमसी से अधिक हो जाता है, तब एनाइन का अध्रुवीय पुच्छ गेंद सदृश संरचना के केंद्र में खींच जाता है, जिसे मिसेल कहते हैं। क्योंकि ये जल रागी होते हैं, अणु का ध्रुवीय सिरा स्वयं मिसेल के बाह्य तरफ जल अणु से अन्योन्य क्रिया दर्शाता है। इस प्रकार के मिसेल को सामान्य प्रावस्था मिसेल कहते हैं। विपरीत मिसेल में मुख्य समूह केंद्र पर होता है तथा पुच्छ किनारे की ओर। इसका निर्माण अध्रुवीय माध्यम में होता है। रासायनिक विधि से कोलाइडों का निर्माण। कोलाइडल विलयन का द्विक अपघटन ऑक्सीकरण, अवकरण तथा जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्माण किया जा सकता है। द्विक अपघटन। आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडल सॉल को आसूत जल में आर्सेनिक ऑक्साइड के एक विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड को गुजारकर प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीकरण। सल्फर के किसी कोलाइडल विलयन को जल में सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में अथवा किसी ऑक्सीकारक एजेंट के विलयन से होकर हाइड्रोजन सल्फाइड को गुजारकर प्राप्त किया जा सकता है। अपचयन। किसी धातु के कोलाइडल विलयन को उपयुक्त अपकारक एजेंट के साथ इसके लवण विलयन का उपचयन कराकर प्राप्त किया जा सकता है। जल अपघटन। इस विधि को कमजोर विद्युत धनात्मक धातुओं के हाइड्रो ऑक्साइडों तथा ऑक्साइडों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के लाल सॉल को उबलते हुए जल के साथ फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत विघटन द्वारा कोलाइडों का निर्माण।
यह प्रक्रम ब्रेंडिंग के आर्क विधि के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें परिक्षेपण एवं संघनन शामिल है। इस विधि से धातुओं के कोडाल-ईल विलयनों को तैयार किया जाता है। इस विधि में विद्युत आर्क को परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न किया जाता है। इस विधि से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है, जो संघनित होकर कोलाइडल आकार का निर्माण करते हैं। पेप्टन द्वारा कोलाइडों का निर्माण। पेप्टन किसी अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम के साथ विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में हिलाकर कोलाइडल रूप में बदलने का एक प्रक्रम है। इसके लिए प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य को पेप्टन कर्म कहते हैं। पेप्टन के दौरान अवक्षेप अपनी सतह पर विद्युत अपघट्य के एक आयन को अवशोषित करता है। ये अवशोषित आयन सामान्यतः उन अवक्षेपों के साथ सामान्य होते हैं। ये अवक्षेपों पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश विकसित करता है, जो अंततः कोलाइडों की विमा वाले छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। कोलाइडल विलयनों का शुद्धिकरण। अशुद्धियों की मात्रा को आवश्यक सीमा तक कम करने के प्रक्रम को कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं। अपोहन। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण निम्न विधियों से किया जा सकता है। अपोहन, ये किसी कोलाइडी विलयन में उपयुक्त झिल्ली के द्वारा विसरण विधि से किसी विलय पदार्थ को हटाने का पराक्रम है। इस पराक्रम में प्रयुक्त उपकरण अपोह कहलाता है। वैद्युत अपोहन। अपोहन का प्रक्रम बहुत मंद होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो, तो इस प्रक्रम को वैद्युत अपोहन कहते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन। इस विधि में कोलाइडी विलयनों को विशेष रूप से निर्मित निस्यंदक फिल्टर द्वारा शुद्ध किया जाता है, जो अति सूक्ष्म निस्यंदक कहलाता है। ये निस्यंदक पत्र वैद्युत अपघट्य को अपने में से गुजरने देता है, किंतु कोलाइडी कणों को रोक लेता है। कोलाइडी विलयनों के गुण। अणु संख्यक गुण। कोलाइडी कणों के उच्च औसत आणविक द्रव्यमानों के कारण वे कोलाइडी विलयन में बहुत कम मोल अंश देते हैं, अतः वे बहुत कम अणु संख्यक गुणों के मान वाले होते हैं। कंद या अवक्षेपण। कोलाइडी कणों के आकार फिल्टर पेपर के रंध्र से छोटे होते हैं तथा वे आसानी से फिल्टर पेपर से होकर गुजरते हैं। वे यूएफ झिल्ली से होकर नहीं गुजर पाते हैं। टिंडल प्रभाव। जब किसी प्रबल प्रकाश पुंज को समांगी विलयन से होकर गुजारा जाता है, तो आंखों को केवल इनकी पथ में रखने पर ही दिखाई पड़ता है। यद्यपि इसी प्रकाश पुंज को जब किसी सॉल से गुजारा जाता है, तो प्रकाश का पथ नीले प्रकाश के साथ दृष्टिगत होता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये घटना कोलाइडी कणों की सतह से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। कोलाइडी कण बहुत छोटा होने के कारण नहीं दिखते हैं। वे प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं तथा काले आधार पर किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर चमकीले धब्बे अथवा प्रकाश के डिस्क के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ब्राउनी गति। जब कोलाइडी सॉल को किसी माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो प्रकीर्णित प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में देखा गया। क्योंकि प्रकाश कोलाइडी कणों से प्रकीर्णित होता है, ये कण लगातार अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा कोलाइडी कणों से असमान टक्कर के कारण होता है तथा ये सॉल की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। वैद्युत कण संचलन। कोलाइडी विलयन के कण विद्युत दृष्टि से आवेशित होते हैं। विद्युत आवेश के अस्तित्व को वैद्युत कण संचलन से दिखाया जा सकता है। इसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति कैथोड की ओर या एनोड की ओर होती है। कोलाइडी विलयन को किसी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाले यू ट्यूब में रखा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेशित कोलाइडी कण
विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। कोलाइडी विलयन का जमना या थक्का होना। किसी उपयुक्त वैद्युत अपघट्य को कोलाइडों से जोड़ने पर कणों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया थक्का होना कहलाती है। वैद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन तब तक थक्का नहीं होता है जब तक कि विलयन में मिलाए गए वैद्युत अपघट्य में कुछ निश्चित सांद्रण न हो। किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सॉल के 1 लीटर में मिलाना आवश्यक है, जिससे कि पूर्ण स्कंदन मान कहलाता है। भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के भिन्न भिन्न स्कंदन मान होते हैं। विद्युत अपघट्य के कम से कम स्कंदन मान के लिए इसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इमल्शन। इमल्शन एक कोलाइडी परिक्षेपण है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। किसी इमल्शन में एक द्रव के सूक्ष्म कण दूसरे द्रव के पूरे भाग में परिक्षेपित होते हैं। इमल्शन दो प्रकार के होते हैं, तेल का जल में तथा जल का तेल में। तेल का जल में परिक्षेपण। इस प्रकार के इमल्शन में तेल के छोटे छोटे कण जल में परिक्षिप्त होते हैं। उदाहरण, दूध एक तेल का जल में परिक्षेपण प्रकार का इमल्शन है जिसमें द्रवीय वसा परिक्षिप्त प्रावस्था है तथा जल एक परिक्षेपण माध्यम है। जल का तेल में परिक्षेपण। इस इमल्शन में जल एक परिक्षिप्त प्रावस्था है तथा तेल एक परिक्षेपण माध्यम है। कड़ा ग्रीस एक जल का तेल में परिक्षेपण प्रकार का इमल्शन है जिसमें जल चिकने तेल में परिक्षिप्त है। हमारे चारों ओर कोलाइड। कोलाइड प्रकृति में तथा हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं। आकाश का नीला रंग। ये वायु में निलंबित धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई पड़ता है। कोहरा एवं धुंध वे कोलाइडी निकाय हैं जब धूल कणों से युक्त वायु के वृहद द्रव्यमान अपने ओसांक बिंदु से नीचे ठंडे हो जाते हैं, तो वायु में उपस्थित नमी का धूल कणों पर संघनन होता है, जिससे सूक्ष्म बिंदु का निर्माण होता है। खाद्य सामग्री। अधिकांश खाद्य सामग्री स्वभाव से कोलाइडी होती है। रक्त। ये एल्ब्यूमिनाइट पदार्थ के कोलाइडी विलयन हैं। मृदाएं। उर्वर मृदाएं कोलाइडी निकाय हैं तथा उनके कोलाइडी स्वभाव के कारण मृदाएं पादपों के लिए नमी तथा पौष्टिक पदार्थ को अवशोषित करती हैं। पेंट। सभी प्रकार के पेंट द्रव माध्यम में ठोस पिगमेंटों का कोलाइडी परिक्षेपण है। औषधि। कई औषधियां किसी न किसी रूप में कोलाइडी हैं। कोलाइडी रूप में ये औषधियां शरीर के ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती हैं तथा अधिक प्रभावी होती हैं। वसा का पाचन वसाओं का पाचन पायसीकरण के द्वारा होता है। कोलाइडी के अनुप्रयोग। कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेशों की उपस्थिति के कारण वे अच्छे चालक हैं। कोलाइडों के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग इस प्रकार हैं। रबर प्लेटिंग। रबर सॉल से प्राप्त ऋण आवेशित रबर कण इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा भिन्न भिन्न उपकरणों तथा उनके हत्थों पर अवक्षेपित होते हैं। गंदे जल का निपटारा। गंदे जल में धूल कण, गंदगी इत्यादि मिले होते हैं जो कोलाइडी आकार के होते हैं तथा आवेश वाहक होते हैं, अतः आसानी से निक्षेपित नहीं होते हैं। ये कण वैद्युत कण संचलन द्वारा हटाए जा सकते हैं। कॉट्रेल धूम्र अवक्षेपक। किसी औद्योगिक संस्थान में चिमनी से प्राप्त धुओं को कोलाइडी कणों से मुक्त करने के लिए इसे वहां स्थापित कॉट्रेल अवक्षेपक से गुजारा जाता है। डेल्टा का निर्माण। जब नदी का जल समुद्री जल के संपर्क में आता है तो कोलाइडी कणों का निस्यंदन होता है। ये निस्यंदित मृदा कण धीरे धीरे संपर्क बिंदु पर निक्षेपित हो जाते हैं तथा नदी की तलछटी उठना शुरू हो जाती है। कृत्रिम वर्षा। ये विपरीत आवेशित कोलाइडी धूल कणों या रेत को बादलों के ऊपर छिड़कने से
उत्पन्न होता है। बादलों के कोलाइडी जल कण उदासीन होकर बड़े जल कणों में अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। जल का शुद्धिकरण। जल में उपस्थित कोलाइडी कणों से फिटकरी की अल्प मात्रा को मिलाकर अवक्षेपित किया जा सकता है। फिटकरी से प्राप्त AI3 जमा कोलाइडी रूप में उपस्थित अशुद्धियों को अवक्षेपित करने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं, अस्थि स्याही तथा चारकोल का प्रयोग उद्योगों में विलयनों से रंग हटाने में किया जाता है, क्योंकि वे अनेक रंगीन पदार्थों का अवशोषण करते हैं। कभी कभी मोटरसाइकिल से उत्सर्जित धुएं रंग में नीले प्रतीत होते हैं, जो टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम काइलिन अभिक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे स्टार्च का पाचन होता है। रक्त का जमना निस्यंदन का एक उदाहरण है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृष्ठ रसायन भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अंतरा पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं, अर्थात दो प्रावस्थाओं को अलग करने वाली सीमा का अध्ययन करते हैं। किसी पदार्थ के पृष्ठ पर अणुओं को आकर्षित कर धारण करने की घटना, जिससे पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा उच्च सांद्रण होता है, अधिशोषण कहलाता है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं बिना सक्रिय हुए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है तथा अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। एंजाइम अपने कार्यों में अति विशिष्ट होते हैं। एंजाइम की अति विशिष्टता उसमें उपस्थित निश्चित सतह के कारण होती है, जो सक्रिय सतह कहलाता है। कोलाइड एक विषपांगी निकाय है जिसमें किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण एक अन्य पदार्थ के सतत माध्यम में परिक्षेपित होता है। कैप्टन किसी अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम के साथ विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा के साथ मिलाकर हिलाने से कोलाइडी रूप में बदलने का एक प्रक्रम है। किसी उपयुक्त वैद्युत अपघट्य को कोलाइडों से मिलाने पर कणों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। इमल्शन एक कोलाइडी परिक्षेपण है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं।